Assalamu alaikum students. This is Engineer Arupa Iftikhar serving as a lecturer in the Department of Computer Engineering program. In today we are going to cover the chapter 8 memory management, which is a fundamental responsibility of an operating system, and we all know that operating system's core responsibility is to manage the computer resources, whether it is about file management, whether it is about network resources, whether it is about memory resources, input output peripheral devices, or it is about the CPU time. So we all know that in modern operating system it is done based on the concurrent programming, means whenever multiple programs execute simultaneously, the operating system must manage main memory in a way that is efficient and secure. So यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर कर रहा है कि हर प्रोसेस को उसकी रिक्वायर्ड मेमोरी मिले और कोई प्रोसेस दूसरी की मेमोरी को इलीगली एक्सेस ना करे. So these are the main topics of today's lecture. And if you notice कि हमारे topics move कर रहे हैं from basic protection mechanisms like base and limit register, swapping, contiguous memory allocation, and then moving to advanced memory management technique, and one of the technique is paging. So हर टॉपिक अगले टॉपिक की फाउंडेशन बनाता है, एक्सटेंशन है. सो हम इसको सीक्वेंशली आज स्टडी करेंगे. So quickly before moving to the base and limit register, first let's recall a memory hierarchy. If someone just tell me कि किस तरह से हमारे पास memory hierarchy या memory storage units different computer के अंदर present होते हैं. While in a meanwhile मैं यहाँ पे draw भी कर लेती हूँ. अगर टॉप टू बॉटम देखें तो हमारे पास सबसे पहले कैशेज आती हैं. सबसे पहले तो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर वो डाटा उस टाइम स्टोर हो रहा होता है जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है. तो उससे बिल्कुल. उससे नीचे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं कैशेज हैं जिसमें हमारे पास 3 टाइप के हैं, L1, L2, L3. बिल्कुल. उससे हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास मेन मेमोरी आ जाती है जो हमारी रैम होती है. बिल्कुल. उससे उससे नीचे आते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आती है जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है या हम फाइल स्टोर करते हैं या हमारा डाटा जिसमें पड़ा होता है. और उसके बाद हमारे पास जो एक्सटर्नल होते हैं जैसे सीडी रोम्स हो गए, डीवीडीज, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी वगैरह, इस तरह की चीज आती है. बिल्कुल. यानी कि एक तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट जो मेमोरी यूनिट्स हैं इनकी डिवीज़न मेक श्योर कर रही है कि हमारी जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसके जो की मेट्रिक्स हैं, आइदर इट इज़ अबाउट द स्पेस एंड कैपेसिटी या फिर स्पीड, उस पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. सो इसलिए हमारे पास जो स्मॉलर मेमोरी यूनिट है लाइक रजिस्टर्स एंड देन कैशे, देन रैम एंड देन हार्ड डिस्क, जो कि एक परमानेंट या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उससे हमारी तरफ एक हिरार्की मूव करती है. सो हमें ये भी पता है कि इफ़ जस्ट वी रिमूव दिस कैशे एंड रजिस्टर्स और हम डायरेक्टली बात करें सीपीयू के, वो रैम से डायरेक्टली कनेक्टेड है. एक तो हमें ये पता ना कैशे और रजिस्टर्स भी थ्रू बसेस कनेक्टेड होते हैं सीपीयू के साथ. इसी तरह हमारे पास रैम भी डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सम मेमोरी एड्रेस स्पेसेस. वी ऑल नो दैट कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम सेव कर रहे हैं, बना रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ पे सेव हो रही है. अगर आपके पास एक फ़ाइल है हार्ड डिस्क में, वो सेव है, यानी कि मल्टीपल आपके पास प्रोग्राम सेव हैं, तो सबसे पहले जब सीपीयू ने उसको असेस करना है या सीपीयू ने उस पर कोई भी प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेगा. वो सबसे पहले तो डाटा को उठा कर रैम में लेके आएंगे ना, अपनी मेन बिल्कुल. मेमोरी में. यानी कि आपका कोई भी प्रोग्राम है, पहले तो एक एक्टिव एंटिटी की तरह बिहेव करने के लिए उसको लोड करना है हमने फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी विच इज़ रैम, एंड देन वहाँ से फिर सीपीयू उस पर फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं. हमने जो डिफरेंट प्रोसेस स्टेज पढ़ी हैं फ्रॉम रेडी टू रनिंग एंड एग्जीक्यूशन, वो सारा एक साइकिल जो है वो रिपीट होगा. So let's start base and limit register, which is we all have a pair of base and limit registers inside memory spaces. अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हर प्रोसेस की जो एक डिफाइंड मेमोरी लोकेशन है उसके अलावा वो कहीं पे किसी दूसरी मेमोरी एड्रेस स्पेस को एक्सेस ना कर सके. बेस रजिस्टर इज़ लाइक स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस, स्टार्टिंग फिजिकल मेमोरी एड्रेस, वेयर जो लिमिट रजिस्टर है दैट इज़ अ साइड ऑफ द प्रोसेस मेमोरी रीजन, यानी कि उसकी जो एंड पॉइंट आप कह सकते हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो टुगेदर अगर हम डिफ़ाइन करें
तो बेस प्लस लिमिट रजिस्टर डिफाइन करते हैं हमारी रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस स्पेस को, यानी कि प्रोसेस सिर्फ इसी रेंज के अंदर मेमोरी एसेस कर सकता है। ये हम अभी एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर बेस रजिस्टर है 30040 और यहाँ पे आपके पास लिमिट रजिस्टर कंटेन कर रहा है एड्रेस 120900, देन द मीन्स के जो प्रोसेस है वो क्या कंटेन कर सकता है, कितनी एड्रेस स्पेसिस को, अप टू दिस अपर लिमिट। और ये अपर लिमिट आपकी कहाँ पे एंड हो रही है, 420940 पे। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास ये अपर लिमिट रजिस्टर एड्रेस स्पेस आ जाती है, यानी कि ये प्रोटेक्ट कर रही है हार्डवेयर लेवल पे एक्चुअली जो आपके पास फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेसेस हैं उनको ये सिक्योर कर रही है। सो यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपके पास सीपीयू अगर किसी भी प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को असेस करना चाह रहा है तो वो पहले उसकी बेस एड्रेस को चेक करेगा, क्या वो बेस एड्रेस से ग्रेटर है। इफ़ यस, देन वो चेक करेगा कि उसकी अपर लिमिट को, कि वो विद इन द अपर लिमिट है या नहीं, यानी कि जो अलाउड रेंज है उसके विद इन है। अगर तो यस है, देन ओनली जो वो एड्रेस है वो आपको उसकी एसेस अलाउ हो जाएगी, ग्रांट हो जाएगी इन द मेमोरी एड्रेस स्पेस। अदरवाइज़ क्या होगा कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कॉन्टिन्यूस ट्रैप में जो है वो या हॉल्ट हो जाएगा या क्रैश हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक चेकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक हार्डवेयर लेवल पे हो रहा है, जो एक्चुअली में पीछे आपके फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेसेस अलॉट हुई हुई हैं, और इस वजह से कोई भी यूज़र प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी को करप्ट नहीं कर सकेगा। सो बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू मेमोरी, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, कि आपका एक स्टार्ट में, इफ़ यू रिमेंबर, आप जब डेव सी के अंदर को भी अपना C++ का कोड लिख रहे हैं, सो स्टार्टिंग में अगर आप उसको इस तरह सोचें कि वो आपकी फ़ाइल सेव है मेमोरी में, तो इनिशियली वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है डिस्क में, एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या करना है, मेमोरी से लोड करना है रैम के अंदर उसको, ताकि वो एक प्रोसेस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, एंड देन हमने उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके पास सिम्बॉलिक एड्रेसेस प्रोग्राम के अंदर मैप होते हैं फ्रॉम एक्चुअल मेमोरी लोकेशंस, यानी कि आपके पास बैक पे जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस स्पेसेस हैं वो एक सम लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस में मैप होंगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड द बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू मेमोरी, बिकॉज वी नो कि हमारे पास प्रोग्राम में कौन कौन सा होता है, डाटा किस फॉर्म में होता है। दो तरह से हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर हमारी जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो कंबाइनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, एनीवन स्टूडेंट? आपका क्वेश्चन एक दो दोबारा कर रहे हैं, समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका एक, अब हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो किस पे कंप्राइज कर रहा होता है, किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, प्रोग्राम में क्या क्या होता है आपके पास। प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो कोड्स होते हैं ना प्रोग्राम के, तो ठीक है। कोड्स होते हैं हमारे पास, कोई एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस प्लस डाटा। यस एक मैम। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं एंड डाटा, ये कंबाइनली एक हमारे प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। सो अगर हम बात करें किस तरह से हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसकी फ़ाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में जनरेट होती है और किस तरह से एड्रेस स्पेस उसको मिलती है, कि आपके पास जो कंपाइलर है और लोडर है और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि डाटा इंस्ट्रक्शंस को कौन से मेमोरी एड्रेसेस असाइन करने हैं। सो वो जो असाइन होना है, ये जो एड्रेस बाइंडिंग स्टेजेस हैं डिफरेंट, ये हमारे पास तीन होती हैं, एक कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूट टाइम। अब आपके पास कंपाइल टाइम, अगर हम बात करें कंपाइल टाइम क्या होता है, कि इन कंपाइल टाइम बाइंडिंग जो है मेमोरी लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ नोन इन एडवांस, यानी कि इसको अगर हम इस तरह से ले लें कि आपकी एक पार्सल डिलीवरी होनी है, अब पार्सल डिलीवरी के टाइम पे जब आपने अपना जो भी ऑर्डर है प्लेस किया, उस टाइम पे आपने अपनी डेस्टिनेशन फिक्स बता दी है, ठीक है, एंड वो अब आपके पास फिक्स्ड है। अब ये होता ये है कि लेट्स सपोज आपने अपना हाउस चेंज कर लिया, सो नेक्स्ट टाइम जब वो आपका पार्सल डिलीवरी के टाइम पे आया तो अब उसको वो डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास फिक्सेशन की वजह से
इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, या हम कहें कि इतना ये यूटिलाइज़ नहीं होता इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। इस अप्रोच का ये एक मेजर ड्रॉबैक है कि इसमें आपके पास मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होती। लोड टाइम बाइंडिंग की बात करें तो इसमें मेमोरी लोकेशन जो है वो ड्यूरिंग कंपाइलेशन नोन नहीं होती, यानी कि कंपाइलर जनरेट करता है एक रीलोकेटेबल कोड एंड फाइनल एड्रेस आर असाइन्ड व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी। यानी कि लेट्स सपोज जब पार्सल डिलीवरी का टाइम आया, बिफोर एक्चुअली आपके जो एरिया का जो भी पोस्ट बनता है वो आने से पहले कॉल करके फाइनल डेस्टिनेशन अगेन कंफर्म कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द लोड टाइम। एंड ड्यूरिंग बिफोर दैट वो रिलोकेटेबल कोड मीन्स वो किसी भी रूट से आ सकता है, वो कोई भी उसने एड्रेस रूट अप्लाई कर सकता है उस पर। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एड्रेस बाइंडिंग है वो डिले रहती है अनटिल द प्रोग्राम इज़ रनिंग। इसमें इस तरह से है कि लेट्स सपोज जो आपका पोस्टमैन है जिसने डिलीवरी करनी है, उसके पास आपकी रन टाइम या रियल टाइम लोकेशन है, वो आपकी आप जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो अपना रूट चेंज करे, उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन चेंज हो रही है। यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेमोरी एड्रेस स्पेसेस अलॉट होते हैं। तो इसमें वो वाला जो एक ड्रॉबैक जो पीछे हमने कंपाइल टाइम में देखा है कि लेट्स सपोज एट द एंड आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो रही है, और अगर डेस्टिनेशन चेंज हो रही है और आपको दोबारा से अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे फाइनल एड्रेस स्पेस या जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके चेंज होने से आपको वो जो थ्रू आउट द प्रोसेस है जो मेमोरी एड्रेस स्पेस लोकेशन या मेमोरी एड्रेस स्पेसेस मैपिंग है वो दोबारा से नहीं करनी पड़ती। ये आपके पास एक हिरार्की है, जो एक आपका एक सोर्स कोड या एक सोर्स प्रोग्राम है, जब आप उसको कंपाइल करते हैं देन रन करते हैं वो किस तरह से किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। एक सोर्स प्रोग्राम है, अगर कंपाइलर उसको कंपाइल कर रहा है दैट टेकन है कंपाइल टाइम, देन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, देन आपके पास लिंकेज एडिटर है जिसमें आपके पास प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरीज हैं वो लिंक करती हैं, देन लोड मॉड्यूल एंड लोडर, यानी कि आपकी जो सिस्टम लाइब्रेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज हैं वो लोड हो रही होती हैं, उसके दौरान ये लोड टाइम एग्जीक्यूट होगा, एंड देन फाइनली आफ्टर फाइनल एग्जीक्यूशन जब वो उसकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसको बैक एंड पे कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस स्पेस रैम में अलॉट हो रही है। सो यही कॉन्सेप्ट के जो मैपिंग हो रही है, जो हम ये रिलोकेटेबल कोड की बात कर रहे हैं या फाइनल फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात कर रहे हैं, इसकी मैपिंग कैसे होती है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। लॉजिकल एड्रेस वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस क्या है कि लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द CPU एंड this is only be used or seen by the program, where the physical address is refers to the actual location in the main memory, यानी कि which is reside in the RAM। अब यहाँ पे जो वर्चुअल एड्रेस का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली जब से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल इज समथिंग वर्चुअल जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट इज़ समथिंग इल्यूजनरी जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टू एलोकेट या टू मैनेज अ लार्ज मेमोरी स्पेस आपके एड्रेस स्पेसेस बनाई गई हैं जो जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और इसको डिवाइड किया जाता है इन पेजेस। फिजिकल एड्रेस हम देखेंगे कि रैम के जो मेमोरी एड्रेस स्पेसेस हैं उनकी जो डिवीजन है उस ईच डिवीजन को हम फ्रेम्स कहते हैं, और वर्चुअल एड्रेस की ईच डिवीजन को हम पेजेस कहेंगे। सो जो प्रोग्राम है हमारा वो सिर्फ डील करता है हमारे लॉजिकल एड्रेसेस से, यानी कि समथिंग के हम जिसको रेफ़र कर सकें, बट उसकी बिहाइंड रैम में उसको एक्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेसेस कौन से मिल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द फिजिकल एड्रेस। और ये जो मेमोरी मैपिंग है ये हमारी सब मैनेज करता है MMU विच इज़ नोन एज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यस मैम। ठीक है, और ये जो सेपरेशन की गई है इसलिए की गई है कि आपका जो फिज़िकल एड्रेस है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है वो उसको सेपरेट रखता है कि बिफोर के ऑपरेटिंग सिस्टम जब पहले आपका प्रोग्राम जो रन कर रहा है उस टाइम पे उसको कौन सा रिलोकेटेबल कोड यानी कि उसको कौन से लॉजिकल एड्रेसेस असाइन हो रहे हैं, और अगर उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं तो लॉजिकल एड्रेसेस में ही चेंजेस आते रहते हैं बिफोर के वो एक्चुअली हम प्रोग्राम स्टोर कर लें और रैम में उसको कोई एक फिज़िकल मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाए। सो इस तरह से हमारी एक जो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोटेक्शन है वो हम क्या कहते हैं असेस कर रहे हैं।
सो इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम बाइंडिंग स्कीम्स जो हमारी लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस हैं, दे बोथ आर द सेम। जितना साइज आपके पास रैम में फिजिकल एड्रेस की फॉर्म में लेना है एक प्रोग्राम ने, उतना ही लॉजिकल एड्रेसेस भी उसको उतनी ही सेम साइज़ के असाइन होते हैं कंपाइल टाइम में। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाइल टाइम, जब हमने स्टार्ट में कंपाइल बाइंडिंग की बात की है। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस सेम नहीं होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइल टाइम बाइंडिंग एंड एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, ठीक है। और यहीं से फिर हमारे पास मेमोरी प्रोटेक्शन, प्रोसेस रिलोकेशन और वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो वन बाय वन हम अभी आगे फर्दर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ये एक बुक स्निपेट है जहाँ से ये रेफरेंस लिया गया है इन स्लाइड्स का। ऑलराइट, सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सबसे पहले तो ये आपके पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। इसकी मेन फंक्शनैलिटी ये आपने वन लाइनर हमेशा याद रखना है। और ये जो एड्रेस स्पेसेस की मैपिंग है, ये जिसके थ्रू हो रही है ना मैपिंग, दैट इज़ नोन एज ए ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, TLB। जितनी भी आपके पास प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आ रही है कि उसको बैक एंड पे हमने स्टोर करना है और रैम में कोई मेमोरी स्पेस अलॉट करनी है, सो वो TLB के थ्रू उसको मैप करेगा। ये भी हम फर्दर एग्जांपल के अंदर भी देखेंगे। सो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो CPU और रैम के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पे रिलाई करता है, कहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट अगर ये मैप करता है लॉजिकल एड्रेस मैम ये को फिजिकल एड्रेस में, तो कहाँ पे लाई करेगा? CPU पे होना चाहिए। नहीं, MMU जो है ये CPU का ही पार्ट है ना मैम। वी कैन से कि रिलाई करता है हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, बट ये इट्सेल्फ एक स्मॉल हार्डवेयर यूनिट है, हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट है। ओके। तो ये हमारा लाई करेगा बिटवीन CPU एंड रैम। यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्डवेयर डिवाइस है जो मैप कर रही है। सो ये आपके पास एक ब्रिजिंग का काम कर रहा है बिटवीन CPU एंड रैम। और इन केस के लेट्स सपोज के आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम के अंदर कोई हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है और वो कोई ऐसे डाटा की रिक्वेस्ट कर रही है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है रैम के अंदर, ठीक है। तो उस सूरत में आपके पास क्या आ जाएगा, एक पेज फॉल्ट अकर करेगा, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरप्ट जनरेट होगी, एक एरर जनरेट होगा, बिकॉज कि आपके पास वो पर्टिकुलर डाटा रैम के अंदर उस पर्टिकुलर एड्रेस स्पेस पे लाई ही नहीं कर रहा। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ से आप देख लें डायनामिक रीलोकेशन यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर, यानी कि जो एड्रेस एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस स्पेस अलॉट होनी है वो कैसे हो रही है कि CPU ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, यहाँ पे आपके पास एक रीलोकेशन रजिस्टर है जो हेल्प कर रहा है टू कंप्यूट द करेक्ट फिजिकल एड्रेस फॉर ईच लॉजिकल एड्रेस। अब इसमें बेनिफिट ये है कि मेमोरी को आप एफिशिएंटली रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन। हम कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको मज़ीद ही क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे मेमोरी के अंदर आपके पास जो भी हमने बात की डिफरेंट फ्रेम्स में ये डिवाइडेड है वो, या डिफरेंट पेजेस में डिवाइडेड है, वो कैसे मैनेज होते हैं। अब यहाँ पे 346 आपका एक लॉजिकल एड्रेस है, 14,000 एक रीलोकेशन रजिस्टर था, दोनों ऐड होकर आपको एक एक्चुअली 14346 की फॉर्म में एक मेमोरी एड्रेस स्पेस अलॉट हो गई है इनसाइड अ रैम थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यस मैम। सो इन डायनामिक लोडिंग आपके पास एक रूटीन लोड होती है एक मेमोरी में ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। रूटीन क्या है, यानी कि आपके पास जो भी उसने सर्विस रूटीन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, यानी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर एक प्रोग्राम के अंदर उसको कोई ऐसा डाटा चाहिए जो अभी रैम में नहीं मौजूद, तो सबसे पहले क्या होगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठाएगा, रैम में लोड करेगा, ठीक है। बट सिर्फ वही पार्ट लोड होगा, वही डाटा लोड होगा जो कि रिक्वायर्ड है, जिसकी रूटीन कॉल हुई है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो रही है। जो अनयूज रूटीन्स हैं वो आप उनको लोड नहीं करें, ताकि रैम में से वही आए जो अभी करंटली आपने जिन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है या जो अंडर प्रोसेसिंग है। अच्छा, ये कहाँ पे आपको लगता है कि जो डायनामिक लोडिंग है इसका यूज़फुल पर्पस कहाँ पे आपको नज़र आएगा, या ये अप्रोच कहाँ पे यूज़फुल है?
लेट्स सपोज आपके पास हार्ड डिस्क में एक फ़ाइल पड़ी हुई है, एक कॉम्प्लेक्स एक बड़ी सी फाइल है और उसमें अच्छा खासा कोड लिखा हुआ है आपके पास। अब आपने हर दफ़ा कोड पूरे का पूरा थोड़ी ना कंपाइल करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तभी आप कभी आपको उसका एक कोई चंक चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, तो ये वहाँ पे यूज़फुल है कि आप उस पर्टिकुलर जस्ट सर्विस रूटीन को कॉल करें रादर देन कंप्लीट कोड आप रैम में ले आएँ। और वो एक तो आपका कम्प्लीटली आपने यूटिलाइज़ भी उसको नहीं करना, और आपकी एक्स्ट्रा जो है वो मेमोरी जो है वो यूटिलाइज़ भी हो रही है। वही मेमोरी यूटिलाइजेशन आप किसी और प्रोसेस के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे बिफोर मूविंग टू स्वैपिंग, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज कर रहा है, ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी क्या है? आप कैसे कहते हैं कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट है? एक ओवरऑल एफिशिएंसी जी जी, मैम मल्टीपल प्रोग्राम्स को वो मैनेज कर रहा है। मैनेज तो करे बट किस तरह से? हमारी कोशिश यही है ना कि हमारे पास रैम के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस आते जाएं, हम उनको एग्जीक्यूट करते जाएं भी, रादर देन कि हमारा सीपीयू आइडल रहे या हार्ड डिस्क के अंदर ही प्रोसेस अनयूज्ड पड़े रहें। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट है। तो उसमें हमें ये क्या रिक्वायर्ड होता है, ये जो अभी हम आगे स्वैपिंग का माइंड में ज़रा लाएं, या रोल इन रोल आउट, इसको पढ़ें और देन सोचें कि क्या यहाँ पे क्या पर्पज़ उसका परफॉर्म हो रहा है। ये तो वो स्केड्यूलिंग टेक्निक, जैसे प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की बात कर रहे थे कि वेरिएंट यूज्ड फॉर प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग की स्वैपिंग वही है, उसका उसको एडवांस वेरिएंट जो वो चीज़ है कॉन्सेप्ट प्रायोरिटी वही बेस्ड है। स्केड्यूलिंग का, हम लोग क्या कर रहे होते जिसमें हैं कि ऑब्वियसली ये जो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ऑब्वियसली जिसने यूज़ होना है उसने रैम में आ जाना है, प्रोसेस बन जाना है, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट करना है, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन आफ्टर टर्मिनेटिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस ने वापस सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाना है, आपके पास रैम के अंदर स्पेस फ्री हो जानी है और वहाँ एक न्यू प्रोसेस अलॉट हो जाएगा उसको। ऐसे ही होता है। और ये यस मैम। सारा यस मैम। प्रोसेस किसके थ्रू बैकएंड पे हो रहा है? अगर हम कर्नल लेवल पे बात करें, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपके पास क्या होता है, आप कर्नल मोड में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे आप आउटपुट पेरिफेरल जो भी आपके पीछे मेन मेमोरी है या हार्ड डिस्क है उसको आप एसेस कर सकते हैं। सो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा स्वैपिंग के अंदर कवर होता है कि a process must be in memory to be executed. A process, however, can be swapped temporarily out of memory to a backing store and then brought back into memory for continued execution. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोसेस अगर आ गया मेन मेमोरी में तो वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मे बी वहाँ पे उस कोई इंटरप्ट जनरेट होती है, तो उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए वो वेटिंग टाइम में जाता है। उसको अगर इनपुट आउटपुट पैरेफल कोई रिक्वायर्ड है, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक उसके बिहाफ पे कोई और प्रोसेस जो है वो सीपीयू टाइम यूटिलाइज करेगा। और वंस वो प्रोसेस अगर अगेन उसको, जब जो भी उसकी सर्विस रूटीन थी, इंटरप्ट थी, वो हैंडल हो गई है, तो अगेन वो भी रनिंग स्टेट में दोबारा से आ जाते हैं, यानी कि दोबारा से वो रेडी क्यू में लोड हो जाएगा। यही हमने प्रोसेस सारा पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। सो इस टेक्निक की वजह से क्या हो रहा है, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा है। और जबकि आपके पास जो, क्योंकि रैम लिमिटेड है ना, वो ये तो नहीं कर सकता कि जो वेट कर रहे हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, उन सबको वो एट अ टाइम अलॉट कर दे मेमोरी एड्रेस स्पेसेस। रैम को भी अपनी उस लिमिटेड एड्रेस स्पेसेस के अंदर रहते हुए एफिशिएंटली परफॉर्म करना है। सो जो डिस्क एरिया है ना, जो स्वैपिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे आपके प्रोसेस लोड एंड अनलोड हो रहे हैं, उसको हम बैकिंग स्टोर का नाम देते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्वैप टाइम जो है वो हमारा इसी किस में स्पेंड हो रहा है, इसी ट्रांसफरिंग में डाटा को बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो स्वैपिंग है वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा किस में लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या स्वैपिंग के अंदर। कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटिजियस मेमोरी मीन्स कि आपके पास एक कॉन्टीन्यूस एडजेसेंट या साइड टू साइड मेमोरी एड्रेस स्पेसेस है, यानी कि कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन, ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड अ सिंगल कॉन्टीन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब ये आपने कॉन्टीन्यूटी को माइंड में रखना है, इसी के बिहाफ पे हम फर्दर मेमोरी मैनेजमेंट की जो मेमोरी की पार्टीशंस हैं और उसकी एलोकेशन है उसको स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, आपके पास कितने फाइल्स हैं या कितने प्रोसेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेसेस हैं।
ठीक है। और हर एक को, यानी कि यहाँ पे अगर फाइल ए है, उसको 4 ब्लॉक्स चाहिए, तो इसको 1 2 3 4 कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स सिर्फ फाइल ए को मिले हुए हैं, देन फाइल बी को। ऐसे नहीं है कि 2 ब्लॉक्स फाइल ए के हैं, देन 2 ब्लॉक्स फाइल बी के हैं, देन सी, एंड देन फिर आपको 2 ब्लॉक्स फाइल ए को आप असाइन करें, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे हुई है फॉर ईच प्रोसेस। और यहीं पे अगर हम देखें कि दो प्रोसेस अगर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, विच इज़ द फाइल डी एंड फाइल एफ, तो आपके पास क्या है कि जस्ट कॉन्टिन्यूस मेमोरी, वही स्पेसिफिक मेमोरी स्पेसेस जो हैं वो फ्री रह रही हैं। और हम देखेंगे कि इनको फिल इन दोबारा से कैसे कोई न्यू प्रोसेस कर सकता है, और ड्यूरिंग फिलिंग इन हमें कौन से प्रॉब्लम्स या कौन सी लिमिटेशंस हम फेस करते हैं। ये हमारे पास वही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे अगेन वही डिवीजन आपको दिखाई गई कि प्रोसेस 2 प्रोसेस 5 है। इन केस के पास प्रोसेस 8 जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद वो उसकी एड्रेस स्पेस फ्री हो गई है। और आप यहाँ पे देखें प्रोसेस 9 एक न्यू प्रोसेस आया है, उसने मेमोरी एड्रेस स्पेस ली है, बट उसकी जो साइज़ है, उस प्रोसेस का जो साइज़ है वो प्रोसेस 8 से छोटा है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ फ्री स्पेस स्टिल लेफ्ट है, जहाँ पे उसको कवर करने के लिए प्रोसेस 10 आया है। तो हमारे पास कुछ एलोकेटेड पार्टीशंस हैं और कुछ फ्री पार्टीशंस हैं, और इन फ्री पार्टीशंस या अनयूज्ड चंक या अनयूज्ड मेमोरी ब्लॉक को हम होल का नाम देते हैं, ठीक है। होल क्या है? अ ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी या होल्स ऑफ वेरियस साइज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेमोरी। इसका एक तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपके पास लेट्स सपोज जो जिस तरह से प्रोसेस 9 आया है और इसके पास स्टिल आपके पास इतना ये चंक फ्री है मेमोरी एड्रेस स्पेस का, मे बी कोई और प्रोसेस ये 10 आता और स्टिल आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी पार्टीशन स्पेस फ्री रह जाती, तो इस तरह से बहुत से स्कैटर्ड आपके पास ना अनयूज चंक्स मेमोरी के रह जाते हैं, जिनको अकोमोडेट करने के लिए उस साइज़ का प्रोसेस कोई आएगा तो ही उसको वो असाइन होगा, अदरवाइज वो अनयूज स्पेसेस इसी तरह से फ्री रह जाते हैं। सो इसी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रैटेजीज़ के, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। जनरली फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो है वो हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं या स्टोरेज यूटिलाइजेशन इसमें बेटर होती है। वन बाय वन देखते हैं क्या। फर्स्ट फिट कहता है कि एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग इनफ। बेस्ट फिट क्या कहता है? एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग इनफ, मस्ट सर्च इंटायर लिस्ट अनलेस ऑर्डर्ड बाय साइज। यानी कि और वर्स्ट फिट में क्या है कि एलोकेट द लार्जेस्ट होल। अगर तो आप लार्जेस्ट होल असाइन कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस अगेन वही हैं कि आपके पास लेफ्ट ओवर होल्स भी ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स बनते जाएंगे। तो या तो आप स्मॉलेस्ट होल करें, फर्स्ट होल दैट इज़ बिग इनफ मीन्स के मिनिमम साइज उसको असाइन करते हैं, तो जो रिमेनिंग प्रोसेस है उसको हम कोई और मेमोरी एड्रेस स्पेस अलॉट कर देंगे, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक स्टोरेज। बेस्ट फिट में क्या है कि ऑल ओवर जितने आपके पास मेमोरी एड्रेस स्पेसेस हैं उनके साइजेस को वो पहले सॉर्ट करे और उसमें से जो बेस्ट सुटेबल है या जो बेस्ट बिग इनफ है फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड प्रोसेस उसको वो असाइन करते। सो यहीं पे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब आपकी मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज ना हो रही हो तो आपके पास फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमने अभी होल्स की बात की, यानी कि आपके पास जो मेमोरी है वो मल्टीपल चंक्स में डिवाइड हुई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन हमारी दो तरह की है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपके पास क्या है कि टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इज़ नॉट कंटीजियस, यानी कि आपके पास इसमें फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं और बट ये है कि वो फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स की वजह से कॉन्टीन्यूटी नहीं होती इसमें, यानी कि आपके पास कॉन्टीन्यूस मेमोरी एड्रेस स्पेस या एड्रेस ब्लॉक्स नहीं होंगे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि आपके पास इसमें थोड़ी मेमोरी जो अलॉट मेमोरी है या एलोकेटेड मेमोरी है वो लार्जर ब्लॉक होता है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड मेमोरी, और दोनों केसेस में ही हमारे पास मेमोरी वेस्टेज होगा। कैन समबडी टेल कि किस तरह से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दोनों ही सुटेबल ऑप्शंस नहीं हैं फॉर मेमोरी यूटिलाइजेशन, या दोनों में ही हमारे पास ड्रॉबैक्स आते हैं? स्टूडेंट्स जी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास क्या है ड्रॉबैक, क्या है कि कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशंस हैं।
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे हम जो मेमोरी एलोकेट या जो ब्लॉक साइज फिक्स कर रहे हैं वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड या रिक्वेस्टेड मेमोरी के। और इसको फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट है कॉम्पैक्शन का, उसके थ्रू हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं इस ड्रॉबैक को। कॉम्पैक्शन क्या है कि कॉम्पैक्शन रिड्यूस करती है एक तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को इस तरह से कि हमारे पास जितनी फ्री स्पेसेस हैं, फ्री फ्रेगमेंट्स रह गए हैं मेमोरी के, उसको हम कंबाइन करते हैं इनटू वन ब्लॉक। और ये हमारे पास ओनली दिस कैन ओनली बी पॉसिबल वाया डायनामिक रीलोकेशन। तो लेकिन कॉम्पैक्शन भी हमारे पास उसमें ड्रॉबैक क्या आ जाता है कि एक तो एक्सपेंसिव एक प्रोसीजर है और टाइम कंज्यूमिंग भी है कि उसने पहले ऑल ओवर द मेमोरी जितने एड्रेस स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके अंदर उसने उनको लिस्ट डाउन करना है एंड देन उनको एक कंबाइंड लार्जर वन ब्लॉक में कंबाइन कर देना है। सो अब हमने देखा कि ओके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग कॉम्पैक्शन कॉन्सेप्ट, बट स्टिल हमारे पास ड्रॉबैक है। तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है पेजिंग का। पेजिंग हमारे पास एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है दैट एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि जो हमारे पास फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम के अंदर जितने मेमोरी स्पेसेस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स, फिक्स साइज ब्लॉक्स होते हैं उनको हम फ्रेम्स का नाम देते हैं। और जो लॉजिकल मेमोरी है वो डिवाइडेड है इनटू फिक्स साइजेस विच इज़ नोन एज पेजेस। ठीक है, पेजेस का भी सेम साइज और फ्रेम्स का भी सेम साइज है। अगर इसको हम थोड़ा रियल वर्ल्ड एनालॉजी ड्रॉ करें तो लाइब्रेरी में आपके पास डिफरेंट आइल्स हैं, आपके पास डिफरेंट आपके पास शेल्फ्स हैं। ठीक है, आपके पास ईच शेल्फ जो है वो फ्रेम का कॉन्सेप्ट का काम कर रही है और शेल्फ के अंदर जो आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, ईच बुक इज़ अ पेज। हर बुक की अपनी एक कैपेसिटी है, बुक का साइज़ है, यानी कि उस शेल्फ में उस फ्रेम में हर बुक ने अपनी अपनी एक एड्रेस स्पेस एलोकेट की हुई है जिसको हमने कीप ट्रैक वो डिफरेंट आईडी नंबर्स वगैरह से हम उसको ट्रैक करते हैं। ऐसे ही होता है हमारे पास। यस यस मैम। मैम। यस मैम। सो इसमें हमारे पास इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपका जो प्रोसेस है ना वो नॉन कॉन्टीन्यूस या नॉन कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशंस पे भी स्टोर है तब भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यानी कि आपके पास लेट्स सपोज बुक नंबर 1 है वो एक सबसे लोअर शेल्फ पे है और उसके बाद बुक 10 जो है वो शेल्फ नंबर 2 पे पड़ी है, बट स्टिल उसको क्योंकि एक आईडी भी असाइन हुई है तो आप उन बुक्स को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। सो ये जो हम कह रहे हैं ना आईडी वगैरह और एसेस कैसे होगा, यानी कि आपके पास बुक्स डिफरेंट शेल्फ्स में पड़ी, यानी कि आपके पास एक मल्टीपल फ्रेम्स या फ्रेम के अंदर मल्टीपल पेजेस और पेजेस कॉन्टिन्यूस नंबरिंग उनको नहीं असाइन हुई, डिफरेंट पेजेस डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस में हैं। तो वहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन का। पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन दो हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड होती है, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। ठीक है, पेजिंग में हमारे पास क्या है, पेजिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैम जैसे हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पर आपने एग्जांपल दी है कि बुक्स पड़ी हुई हैं जैसे शेल्फ्स पर, तो उनको हमने कोई एड्रेस असाइन कर दिया है कि ये हमारा एज अ प्रोसेस देखा जाए तो ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये 10th प्रोसेस है, तो उसको हम पेजिंग कहेंगे। पेजिंग यानी कि पेजिंग आपके पास पेजिंग के अंदर क्या पड़े हुए हैं, लॉजिकल एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ये हमने माइंड में रखना है जब मैं फ्रेम्स की बात करूँगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एड्रेसेस जो कि रैम में मौजूद हैं। आई मीन से के पेजेस या पेजिंग तो वो रिप्रेजेंट कर रही है लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस को। दो पार्ट्स में डिवाइड है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। पेज नंबर हमारे पास एज अ इंडेक्स यूज़ होगा पेज टेबल में, जो भी पेज टेबल है जो ट्रांसलेशन एड्रेस ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें पेज नंबर हमारे पास एक इंडेक्स होता है और जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है पेज टेबल के अंदर टू रिट्रीव अ फ्रेम नंबर। हम यही कर रहे हैं ना, हम अभी तक स्टार्ट से हम किस की बात कर रहे हैं, हम रैम में एड्रेस स्पेसेस को एक्सेस करने की बात करें, यानी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस को हम मैप करते हैं ऑन फिजिकल एड्रेस स्पेसेस। सो यहाँ पे आपके पास पेज नंबर यूज एज एन इंडेक्स इनटू द पेज टेबल टू रिट्रीव द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर वाया एडिंग अ पेज ऑफसेट। और ये हमारे पास 2 की पावर में इसके जो पेज साइज और एड्रेस स्पेस है वो प्रेजेंट है। एम रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस स्पेस वेयर द एन रिप्रेजेंटिंग द पेज
offset for the to calculate the page size. So आपके पास पेज टेबल है which stores the mapping between pages and frames. और ये इस सब में क्या हो रहा है, ये जो आपके पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस मैप हो रही है ऑन फिजिकल एड्रेस, इस गैप को कौन ब्रिज कर रहा है? हम लोगों ने स्टार्ट के टॉपिक्स में क्या पढ़ा, कौन सा ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग दिस गैप? मैम मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम MMU पढ़ा है मैम. यस, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. और वो क्या करता है, कंसल्ट करता है पेज टेबल को टू जनरेट द फिजिकल एड्रेस फॉर ईच मेमोरी एसेस, फॉर एवरी मेमोरी एसेस या फॉर ईच लॉजिकल एड्रेस स्पेस. ठीक है. अच्छा, ये प्रोसेस फास्ट होता है या स्लोअर होगा, क्या लगता है आपको? ये जो MMU ब्रिजिंग कर रहा है, ये प्रोसेस फास्ट होगा या स्लोअर होगा? MMU हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट मैंने आपको बताया था. ठीक है. और बिकॉज ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है तो ये इस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है ब्रिजिंग का, ये क्या होना चाहिए? मैम शायद फास्ट हो. फास्ट ही होता है. ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये हार्डवेयर सपोर्टेड है. ठीक है. तो ये भी आपने इसको मेमोराइज कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को. सो अगर हम यहाँ पे अब एक ये पेजिंग एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे आपके पास ये लॉजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस नज़र आ रही है, पेज 0. अब पेज टेबल के अंदर हमने क्या कहा था कि ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स को. इंडेक्स है और ये किस पे मैप हो रहा है, 1. और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेम नंबर को या फ्रेम जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस है. तो फिजिकल मेमोरी में हम देखते हैं कि फ्रेम नंबर 1 कहाँ है, ये है. तो यहाँ पे आपके पास क्या लाई कर रहा है, पेज 0. ठीक है. इसी तरह फर्दर आपके पास ये रिप्रेजेंट हो रहा है. अब आपके पास 4 फ्रेम नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, पेज 1 यहाँ पे. ठीक है. ये पेज टेबल है जिसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी देख रहा है. इसको आप लुक टेबल भी बोल सकते हैं, लुक असाइड बफर टेबल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ये मैपिंग रिप्रेजेंट हो रही है. हियर इज एन अनदर एग्जांपल. इस एग्जांपल के अंदर आपको एक्चुअली में जो मेमोरी साइजेस हैं वो डिवाइडेड नज़र आएंगे. ठीक है. 32 बाइट मेमोरी है और एंड 4 बाइट के पेजेस हैं, 4 बाइट के पेजेस. ऑल राइट. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट, ये आपके पास टोटल 32 बाइट मेमोरी स्पेस है, फिजिकल मेमोरी स्पेस. ठीक है. 32 बाइट का क्या मतलब है, आपके पास 0 to 7 इसके अंदर फ्रेम्स हैं. ठीक है. ये अगर आप इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम्स हैं जिनकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 इंडेक्सिंग से. ये भी 4 बाइट स्पेस है, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट 4 बाइट. ठीक है. क्योंकि आपके पास एक पेज जो है वो 4 बाइट का है. फ्रेम नंबर 5 मीन्स 5 इंटू 4 20, यानी कि 20th बाइट मेमोरी एड्रेस स्पेस में आप जाएंगे तो वहाँ पेज 0 पड़ा हुआ. और पेज 0 में आपके पास क्या है, 4 बाइट के 4 नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ABCD. ये आपको समझ आ रही है किस तरह से साइजेस मैप हुए हुए हैं स्टूडेंट्स? यस मैम. तो अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे बताएं, यहाँ पे ये फ्रेम नंबर 1 की बात हो रही है. तो फ्रेम नंबर 1 की एड्रेस स्पेस क्या है, मैम 2 है. नहीं 2 तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ अ पेज मैम नंबर जो हमने यहाँ से लॉजिकल एड्रेस को 4 है यहाँ से. 4, क्योंकि 1 रिप्रेजेंटिंग फ्रेम मीन्स फिजिकल एड्रेस स्पेस. फिजिकल एड्रेस स्पेस आपकी फिजिकल मेमोरी के अंदर है. ठीक है. तो 4 बाइट का ईच फ्रेम है, तो 4 इंटू 1 4. और 4 पे आपके पास पेज नंबर या पेज कौन सा पड़ा हुआ है, 2. और 2 में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 4 2 8. आपने 8 पे तो करना IJKL, ये वाले आपके पास. और ये यहाँ पे यानी कि ये पेज जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में था ये आपके पास मैप होके कहाँ स्टोर हो गया, फिजिकल एड्रेस स्पेस एट लोकेशन 4 बाइट मेमोरी एड्रेस साइज. और यही एग्जांपल यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस किस तरह से मैप होते हैं तो फिजिकल एड्रेस यूजिंग द पेज नंबर प्लस ऑफसेट. ठीक है. तो इस तरह से हम क्या विजुलाइज कर रहे हैं
कि how pages are placed in frames and how the page table is used. So that's all for today's lecture. इस लेक्चर को हम क्विकली कंक्लूड करें या समराइज करें तो हमने क्या स्टडी किया है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हमने स्टडी किया विच इंश्योर्स एफिशिएंट एंड सेफ एग्जीक्यूशन. देन हमने बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स देखे विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन, और इसके अलावा हमने पेजिंग की बात की विच रिमूव्स द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस ब्लॉक्स नहीं असाइन हुए हुए, जो कि हमने बात की थी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, बट उससे नुकसान ये हो Yes, रहा ma'am. था कि आप अपनी एड्रेस स्पेसेस को, या जो एक सिंगुलर प्रोसेस है अगर वो मल्टीपल इरेगुलर या नॉन कॉन्टीन्यूस मेमोरी एड्रेस स्पेसेस में सेव है तो आप उसको असेस कैसे करेंगे. तो वहाँ पे ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आप कैसे यूजिंग पेज टेबल लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस पे मैप करके इजीली मैपिंग भी कर सकते हैं एंड देन आप असेस भी कर सकते हैं. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर जो वर्चुअल मेमोरी का पढ़ेंगे वो भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. So that's all for today's lecture, and thank you so much.